हर बीतते दिन के साथ ईरान और इजराइल की लड़ाई भीषण होती जा रही है। अमेरिका ने 21 जून की रात को इस लड़ाई में कूदकर इस लड़ाई को एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया है जिस जगह से शायद किसी भी देश का वापस लौटना नामुमकिन है। एक तरफ ईरान है जिसका कहना है कि हमारी संप्रभुता के ऊपर यह हमला किया गया है, अपनी आत्मरक्षा करने का हमें पूरा अधिकार है और हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे। जैसे ही अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइटों पर हमला किया, B-2 बॉम्बर्स के जरिए हमला किया गया, उसके बाद ईरान की तरफ से भी 30 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी गई थी। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि क्या अमेरिका जानबूझकर इस लड़ाई में कूदा है जिससे कि पूरी तरीके से ईरान को खत्म किया जा सके, या फिर सिर्फ ईरान के परमाणु जो ठिकाने हैं, परमाणु हथियार जो वो बना रहा है, जैसा दावा इजराइल का है, अमेरिका का है, उसे खत्म करना है। क्या सिर्फ परमाणु की यह लड़ाई रह गई है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति का एक ऐसा दावा उन्होंने किया है जिसके बाद दुनिया में हलचल मचना, खलबली मचना तय है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने दमित्री ने यह दावा किया है कि दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो फिलहाल मौजूदा वक्त में ईरान को न्यूक्लियर हथियार देने के लिए तैयार बैठे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ और रूसी नेता ने कहा है और ऐसा क्यों कहा है। इनका नाम है दमित्री मेदवेदेव। इन्होंने कहा है कि हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में नाकाम रहे हैं और मध्य पूर्व में इन हमलों ने तनाव बढ़ा दिया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का राष्ट्रपति नहीं बल्कि युद्ध शुरू करने वाला बताकर और ज्यादा मामला यह तीखा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। हालांकि इन देशों के उन्होंने नाम नहीं बताए हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई देश करता है तो फिर जो परमाणु अप्रसार संधि है उसके लिए भी खतरा हो जाता है। तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है और क्या ऐसा करने की तैयारी ये देश कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी देशों के पास परमाणु बम है उन सब ने एक संधि की हुई है कि वो किसी भी देश को अपना ये परमाणु हथियार नहीं देंगे। लेकिन रूस ने जो दावा किया है वो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है। साथ में इन पूर्व राष्ट्रपति का दावा यह भी है कि फोर्डो में जिस जगह पर अमेरिका ने हमला किया है B-2 बॉम्बर से, वहां 83.7% यूरेनियम का संवर्धन कर लिया गया है और परमाणु हथियार बनाने के लिए आपको 90% जरूरी होता है, जिसके बहुत करीब है। अब यहां जानिए कि ईरान के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। ईरान के साथ रूस है, चीन है, नॉर्थ कोरिया की भी अगर बात करें तो नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से रूस के साथ रहता है उस हिसाब से नॉर्थ कोरिया यहां ईरान के भी साथ है। अब रूस की अगर बात करें तो रूस के पास लगभग 5580 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से लगभग 1710 हथियार ऐसे हैं जो स्टैंड बाय मोड पर है, मतलब कहें कि वो तैयार है, कभी भी उन्हें लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन क्या बाकी के जो हथियार है या फिर जो ये हथियार है उन्हें जिस तरीके से अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में अपना B-2 बॉम्बर उतारा है, वैसे ईरान के समर्थन में रूस अपने परमाणु हथियार ईरान को दे सकता है। इस बात की जो उम्मीद है वो बेहद कम नजर आती है। देखिए, दुनिया में चुनिंदा देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, उसमें रूस है, अमेरिका है, चीन है, फ्रांस, यूके, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इन सारे देशों में से उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसने AIEA से अलग हटकर, मतलब जब बैन लगाया गया, कहा गया कि नहीं आप परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, उनसे अलग हटकर इस देश ने अपने परमाणु कार्यक्रम चलाया था, परमाणु हथियारों को विकसित करने का काम इसमें किया था। लेकिन संभावना रूस की है, संभावना चीन की है, संभावना उत्तर कोरिया की है और संभावना पाकिस्तान की भी है कि यह देश इजराइल के खिलाफ में, अमेरिका के खिलाफ में दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का और पाकिस्तान का रिश्ता है और वहां से डॉलर्स मिलते हैं, और अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ असीम मुनीर लंच करके आए हैं, तो पाकिस्तान को तो यहां खत्म कर दीजिए। उत्तर कोरिया की अगर बात करें तो वो एक सन की वहां तानाशाह है, वो दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया, मुझे हमें नहीं लगता कि ईरान की लड़ाई को अपने सर पर लेगा। अगर कोई देश परमाणु हथियार दे भी देता है, अगर 1% ऐसा मान लें, तो फिर ऐसे में अमेरिका क्या करेगा? अब परमाणु कार्यक्रम कर रोकने के लिए ईरान के जब इतना बड़ा हमला
अमेरिका कर सकता है, एक दूसरे देश की लड़ाई में वो खुद कूद सकता है, तो वो क्या कर सकता है? अमेरिका सैन्य कार्रवाई उस देश के ऊपर कर सकता है, आर्थिक प्रतिबंध उस देश पर लगा सकता है, कूटनीतिक जो फैसले वो लिए जा सकते हैं, यूएनएससी में उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और परमाणु का जवाब परमाणु से भी दे सकता है। अमेरिका ऐसा पहले कर चुका है, जापान में ऐसा कर चुका है। दूसरे विश्व युद्ध उस परमाणु हमले का शिकार जब जापान हुआ था, नागासाकी में उसके 2 शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे, तभी दूसरा विश्व युद्ध रुका था और जापान घुटनों पर आया था। अब जो एनपीटी है, मतलब आप किसी को अपना हथियार नहीं दे सकती है, जो संधि है वो खत्म हो जाएगी अगर कोई देश ऐसा करता है, जिससे कि बाकी अब आगे भविष्य में वो देश परमाणु हथियारों को विकसित करे, उस दिशा में वो मतलब उस पर रोक लगाई जा सकती है। अब एक और बड़ा सवाल यहां उठता है कि अगर ऐसा होता है, रूस के पूर्व राष्ट्रपति के दावे में अगर कोई दम नजर आता है, तो ऐसे में क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच जाएगी? अगर ईरान को परमाणु हथियार मिलते हैं लेकिन वो इन्हें उपयोग नहीं करता, तो अमेरिका और इजराइल ईरान पर सैन्य हमले तेज और कर सकते हैं। रूस चीन कूटनीतिक समर्थन देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप से वो बचेंगे। अगर ईरान इजराइल या अमेरिकी ठिकानों पर परमाणु हमला करता है, तो अमेरिका और इजराइल जवाबी परमाणु हमला बिल्कुल करेंगे, और ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया एक बार, मतलब जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर दुनिया पहुंच सकती है। मतलब महंगाई यहां बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो मतलब अगर एक तरीके से कहें कि रूसी पूर्व राष्ट्रपति ने भले यह दावा किया है, लेकिन इस दावे में बिल्कुल भी दम नजर नहीं आता। अब ये जो एक कुछ नक्शे में आपको दिखाता हूं, कुछ मैप्स जो हैं वो दिखाइएगा जरा, किस तरीके से आज ईरान ने कुछ फैसले लिए हैं, और इस फैसले में यह कहा गया है कि जो पर्शियन गल्फ, ये रोकिएगा जरा इसे, ये पर्शियन गल्फ है, यहां से चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत की जरूरत का लगभग 80% तेल इस रास्ते से आता है। इस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। रोज लगभग 3000 से ज्यादा शिप्स यहां से तेल लेकर गुजरते हैं। वो आपका बहरीन हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, सऊदी अरब अमीरात, ये अमीरात हो, यूएई हो, माफ कीजिएगा, इन सारे देशों का तेल यहीं से निकल कर जाता है और दुनिया के बाजारों में बिकता है। मतलब दुनिया में जितना तेल बिकता है उसका 30% इस पर्शियन गल्फ से होकर गुजरता है। और इसके मुहाने पर आप देख सकेंगे अबू धाबी है, कतर है, बहरीन है, आपका अरेबियन, ये आपका सऊदी अरबिया है, और ऊपर आपका कुवैत है। लेकिन दूसरी जो सीमा है वो पूरी ईरान की सीमा है। इधर बराबर में आपका गल्फ ऑफ ओमान भी है, और ये जो बहुत छोटा सा जो एरिया आप देख रहे हैं जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज लिखा हुआ है, वो चौड़ाई कुल मिलाकर 33 किलोमीटर की है। और जितने भी ये देश आप देख रहे हैं, कतर, अबू धाबी हो या फिर सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, इन जगहों पर अमेरिका की जो सेना है वो तैनात बैठी है। आज से नहीं, पहले से ही तैनात यहां पर है कि ईरान इस व्यापार के रास्ते को बंद ना कर दे। हालांकि ईरान के छोटे छोटे टापू भी इस 33 किलोमीटर के इलाके में है। अब यह फैसला जो लिया है ईरान की तरफ से, इससे दुनिया में कहें कि खलबली मच गई है। दुनिया में जो तेल $60 प्रति बैरल हुआ करता था, उस तेल की कीमत, अनुमानित कीमत फिलहाल $100 से ज्यादा पहुंच चुकी है, और लगभग डबल यह कीमत हो सकती है, क्योंकि भारत और चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, जितने ये देश हैं, सबकी जरूरत का 80% तेल यहीं से आता है। ईरान से हम बहुत कम तेल खरीदते हैं, लगभग $1 बिलियन का तेल ईरान से हम खरीदते हैं। हमारी जरूरत का ज्यादातर तेल रशिया से आता है, इस रास्ते से होकर आता है। तो ये युद्ध, जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा है कि ऐसे मुहाने पर पहुंच चुका है जहां से शायद अब वापस लौटना मुमकिन नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस की तरफ से जिस तरीके से दावा किया गया है, कई देश तैयार बैठे हैं, क्या रूस उनमें से एक है? और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रूस ईरान को परमाणु हथियार देने जैसा खतरा मोल लेगा? क्योंकि पहले से ही यूक्रेन के साथ वो युद्ध में है, और जो आंकड़े आए हैं इस युद्ध के वो बेहद डराने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और आपको हैरानी होगी कि जो रिपोर्ट्स आई है, जो दावा किया जा रहा है, अब तक 10 लाख से ज्यादा रूस के सैनिक इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। लाखों सैनिक घायल हो चुके हैं। लाखों सैनिक ऐसे हैं जो अपने घर से गए तो सही सलामत थे, लेकिन अब जब अपने वापस घर लौटे हैं, वो बॉर्डर से लड़ाई लड़ने के बाद
किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है, किसी को कहीं जख्म है, किसी का कोई हिस्सा कटा हुआ है, ऐसे भी लाखों सैनिक हैं। तो रूस पहले से ही अपना बहुत ज्यादा नुकसान यूक्रेन के साथ लड़ाई में कर चुका है। माफ कीजिएगा, सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ उसमें भी यूक्रेन के साथ लड़ाई मेन मुद्दा रहा, वहां से रशिया को अपने सैनिक वापस बुलाने पड़े। तो दुनिया अब फिलहाल मतलब एक तरीके से कहें कि खिचड़ी बनी हुई है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ किस लड़ाई में जाएगा, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या रूस की तरफ से ईरान को परमाणु हथियार दिया जा सकता है, जबकि एनपीटी की संधि पर हस्ताक्षर रशिया के द्वारा किए गए हैं, और क्या वही अंत होगा? क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि शक्ति ही किसी भी लड़ाई का अंत है, तो क्या ईरान भी अब अपनी शक्ति दिखाएगा? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।